जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2023 की जो 16 जनवरी की तीसरी और चौथी शिफ्ट है उसका एनालिसिस। कौन कौन से प्रश्न जीके में पूछे गए आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको बहुत एडिशनल जानकारी इस वीडियो में है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं दोस्तों आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए तीसरी और चौथी शिफ्ट में जो बच्चों से मुझे प्राप्त हुए। तो चलिए देखते हैं फिर दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि राज्यों के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, राज्यों के मंत्रियों की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका सही जवाब होगा राज्यपाल आपका। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राज्यपाल का पद कहाँ से आया, तो दोस्तों भारत में राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। और भारत में यदि किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। या कभी क्वेश्चन आए कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन है, दोस्तों राज्य का जो प्रथम नागरिक है वो आपका राज्यपाल होता है। जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। उसी तरह से राज्य का प्रथम नागरिक होता है आपका राज्यपाल। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो नियुक्ति होती है ना राज्य के मंत्रियों की, ये मुख्यमंत्री जो सीएम होता है उसकी सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों, भारत में पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत में पहली राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत में पहली राज्यपाल बनी थी और ये यूपी में बनी थी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का जो राज्यपाल कौन है वो है आपका गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का राज्यपाल कौन बना है? तो उत्तराखंड का राज्यपाल गुरमीत सिंह है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और हरियाणा का कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया कि भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। दोस्तों, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय है। मनसुख मांडविय ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के जो के सांख्यिकी मंत्री हैं, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्री ये कौन है, तो भारत के सांख्यिकी मंत्री हैं राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत ये भारत के सांख्यिकी मंत्री हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, राव इंद्रजीत। और आपको याद रखना है नितिन गडकरी भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। उनका लोकसभा क्षेत्र नागपुर है। भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। रेल मंत्री अगर आपसे पूछे तो अश्वनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। ये भी आप याद रखिएगा। और आपसे खेल मंत्री पूछा जाए तो अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर जो हैं ये भारत के खेल मंत्री हैं। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, रक्षा मंत्री आप जानते हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का मतलब नृत्य नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन था कि झारखंड का नृत्य नहीं पूछा गया था तो उसमें लावणी ऑप्शन में था। लावणी दोस्तों महाराष्ट्र का होता है। लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो ये आप याद रखिएगा। झारखंड के नृत्यों की बात करें तो झारखंड में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है? दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट डुमकच। डुमकच कहाँ का नृत्य है? तो झारखंड का। एक है आपका मुंडारी। मुंडारी झारखंड का नृत्य है। ये भी आप याद रखिएगा। और एक है आपका पाइका। पाइका ये भी आप झारखंड का याद रखिएगा। और एक झारखंड में छऊ होता है, सरायकेला छऊ। दोस्तों, छऊ 3 राज्यों में होता है। तो सरायकेला छऊ जो होता है वो आपका झारखंड में होता है। पुरुलिया छऊ होता है पश्चिम बंगाल में। और मयूरभंज छऊ होता है उड़ीसा में। तो ये सारे आपके झारखंड के डांस हैं। दोस्तों, मैं बात करूं झारखंड की तो झारखंड का नया साल क्या कहलाता है? सरहुल। झारखंड का नया साल सरहुल कहलाता है। ये भी आप याद रखिएगा। और झारखंड कब बना था? दोस्तों, झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बना था। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बनाया गया था। और झारखंड में जो नेशनल पार्क है वो है आपका बेतला। ये आप याद रखना कि भारत में किस राज्य में बेतला नेशनल पार्क है, तो झारखंड में। और पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? दोस्तों, पलामू टाइगर रिजर्व है झारखंड में। दोस्तों, झारखंड में एक जगह है आपकी झरिया। और झरिया कोयले के लिए विख्यात है। कभी क्वेश्चन आए कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो जवाब होगा झारखंड में। और झारखंड में आपको एक शहर और याद रखना है वो है आपका नेतरहाट। नेतरहाट। दोस्तों, नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तो छोटा नागपुर की रानी किसे कहा गया? नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों। और झारखंड के बारे में आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंड्रू। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? दोस्तों, हुंड्रू झरना ये आपका झारखंड में है। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए, तो ये प्रश्न पूछा गया था लावणी, ये महाराष्ट्र का, झारखंड का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या पूछा गया? अक्टूबर 2022 में भारत के महान्यायवादी 16वें महान्यायवादी कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों, अक्टूबर 2022 में भारत के जो महान्यायवादी नियुक्त हुए वो थे आर वेंकट रमनी।
आर वेंकट रमनी, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ये भी आप याद रखें। और संविधान का आर्टिकल 76 महान्यायवादी के पद का उल्लेख करता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, महान्यायवादी से ना एक प्रश्न ये पूछेगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है, ये भी आप याद रखना। और भारत में जो पहले महान्यायवादी थे उनका नाम था MC सीतलवाड़। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, MC सीतलवाड़, ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, तो DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और ये कौन से नंबर के जज हैं दोस्तों, DY चंद्रचूड़ 50वें जज हैं, ये भी आप याद रखना। और अभी DRDO के चीफ भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। DRDO के चीफ हैं समीर कामत। समीर कामत ये DRDO के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और एक इसरो के भी आप याद रखिएगा, एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए थे कैलाश शिवन के बाद में, तो एस सोमनाथ। और एक आपको याद रखना है नाबार्ड का, KB शाहजी। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, KB शाहजी नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत के 16वें महान्यायवादी थे आर वेंकट रमनी। आर्टिकल 76 भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत से क्वेश्चन आया था, तो वो था आपका 1966-67 में। 1966-67 में लाल बहादुर शास्त्री सरकार में औपचारिक रूप से हरित क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966-67 में। दोस्तों हरित क्रांति का एक नाम और भी है, और वो है आपका HYBP। HYBP इसमें फुल फॉर्म आती है आपके एग्जाम में, तो आप याद रखना HYBP की फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, तो ये HYBP की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे एक शब्द का मतलब जरूर पूछेगा कि H का मतलब क्या है, तो आप याद रखना H का मतलब था हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक कौन है दुनिया में, तो नॉर्मन बोरलॉग। दुनिया में हरित क्रांति का जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। अमेरिका के थे नॉर्मन बोरलॉग, और इन्हें 1970 में शांति का नोबेल मिला था। नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल कब मिला, 1970 में मिला था, ये भी आप याद रखना। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति, ये तो दुनिया में हो गए, भारत में थे MS स्वामीनाथन। भारत में MS स्वामीनाथन जो तमिलनाडु से थे, इनको क्या कहा गया, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया। और दोस्तों हरित क्रांति को इन्होंने कहा था सदाबहार क्रांति। तो कभी क्वेश्चन आए कि हरित क्रांति का अन्य नाम क्या है, तो हरित क्रांति का एक नाम और भी है सदाबहार क्रांति। और सदाबहार क्रांति शब्द किसने दिया था, स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जो पहला चरण स्टार्ट हुआ भारत में, दोस्तों हरित क्रांति का पहला चरण स्टार्ट हुआ था 1966-67 से 1980-81। हरित क्रांति का पहला चरण 1966-67 से स्टार्ट हुआ और 1980-81 तक चला था। और हरित क्रांति के पहले चरण में पंजाब, हरियाणा और यूपी ये 3 राज्य शामिल थे। पंजाब, हरियाणा और यूपी 3 राज्य शामिल थे, ये भी आप याद रखें। और दोस्तों जब हरित क्रांति हुई थी ना, तो भारत ने चावल के बीज कहाँ से मंगाए थे, चावल के बीज आए थे मनीला से, फिलीपींस से। और गेहूँ के बीज कहाँ से आए थे, गेहूँ के बीज आए थे आपके मैक्सिको से। गेहूँ के बीज मैक्सिको से मंगाए गए हरित क्रांति के दौरान, और चावल के बीज मनीला से मंगाए गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1966-67 में। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य सम्राट अशोक के पिता कौन थे। दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। तो सबसे पहले मौर्य वंश का राजा कौन था, वो था आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से अंतिम जो मतलब नंद वंश का शासक था धनानंद, उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद में कौन गद्दी पर आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक गद्दी पर बैठा, और अशोक के बाद में उसका बेटा कुणाल गद्दी पर बैठता है। तो ये आप याद रखना, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। और दोस्तों बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। यूनानियों के द्वारा बिंदुसार को क्या कहा गया, अमित्रघात कहा गया है। तो कभी क्वेश्चन आए कि बिंदुसार को क्या नाम दिया गया, अमित्रघात, ये भी आप याद रखें। सम्राट अशोक के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इसने रुमनदेही स्तंभ बनवाया था, रुमनदेही स्तंभ बनवाया था, ये भी आप याद रखिएगा। और सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण भी करवाया था। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि सांची का स्तूप यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था। क्लियर। और अशोक जो है इसको देवानाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। देवानाम प्रियदर्शी किसे कहा गया दोस्तों, अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहा गया। और अशोक के शिलालेख सबसे पहले पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने।
अशोक के शिलालेख पढ़ने वाला विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप 1837। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो हवाई अड्डा बना है। डोनी का मतलब होता है चंद्रमा और पोलो का मतलब होता है सूर्य। सॉरी, डोनी का मतलब सूर्य और पोलो का मतलब चंद्रमा। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल में बना। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत में सबसे पहले कहाँ सूर्य दिखता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आप याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश का एक त्यौहार है लोसार। अरुणाचल प्रदेश में लोसार त्यौहार मनाया जाता है। मोनपा जनजाति इसको मनाती है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। एक त्यौहार और याद रखना इसका, वो है आपका ड्री फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है ड्री फेस्टिवल, ये भी आप याद रखें। और एक है आपका मोपिन। मोपिन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मोपिन उत्सव भी मनाया जाता है। मोपिन उत्सव क्लियर हुआ दोस्तों। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक डांस आप याद रखना, अजीलामू। अजीलामू डांस कहाँ किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में अजीलामू डांस होता है। पोपिर, पोपिर नृत्य ये भी किया जाता है। पोपिर अरुणाचल प्रदेश का ही नृत्य है। तो एक है आपका तापू। तापू और पोंग कहाँ के नृत्य हैं? तो दोस्तों तापू और पोंग अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से ना एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत में पक्के पागा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो पक्के पागा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। और आपसे पूछा जाए कि एक है आपका मॉलिंग, मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मॉलिंग नेशनल पार्क आपका ये भी है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आप याद रखें। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ का राज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। पेमा खांडू यहाँ का मुख्यमंत्री है और बी डी मिश्रा यहाँ का राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पे बना था? तो ये बना है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर में बना था। मोदी जी की बात करें तो इनकी किताब आप याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर किताब ये कब किसने लिखी है? तो मोदी जी की किताब है एग्जाम वॉरियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर कितनी उपलब्ध हुई? दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना ये जो शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी आपकी 1980 से 1985। 1980 से 1985 के तक 7वीं पंचवर्षीय योजना रही। और दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य था, वो लक्ष्य रखा गया 5% का। लक्ष्य था लगभग 5% का। और विकास दर हासिल कितनी हुई? 6.2%। तो ये सफल पंचवर्षीय योजना थी। दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में दो चीज़ें हुई इम्पोर्टेंट, दोनों आपको याद रखनी है। एक तो भोजन, काम और उत्पादन पर बल दिया गया। भोजन, काम और उत्पादन पर बल दिया गया, ये भी आप याद रखिएगा। और साथ साथ पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर प्राथमिकता दी गई। तो निजी क्षेत्र को प्राथमिकता जो मिली वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में मिली थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों इसका ना जो मैंने अभी सन बताई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना की सन है आपकी 1985 से 1990। ये है सन 1985 से 1990 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में योजना आयोग कब बना था? दोस्तों भारत में योजना आयोग कब बना था? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना था, ये भी आप याद रखिएगा। और योजना आयोग को ख़त्म कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह एक नई संस्था बना दी गई जिसका नाम था नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। और किसको खत्म किया गया था? योजना आयोग को, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल तक चली थी? तो दोस्तों पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपकी 4 साल तक चली थी, मतलब 1974 से 1969 तक चली आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया? धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपसे पूछा गया दोस्तों। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए खाने का सोडा क्या होता है? खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट इसको कहा जाता है। खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा कास्टिक सोडा क्या होता है दोस्तों? सोडा कास्टिक, तो कास्टिक सोडा जो होता है वो होता है NaOH, ये सोडा कास्टिक होता है। दोस्तों 2-3 चीज़ें आप और याद रखिएगा। एक है आपका एक्वेरेजिया, अम्लराज।
एक्वेरेजिया या अम्लराज क्या होता है दोस्तों? ये बहुत आता है एग्जाम में। 3 HCl प्लस HNO3, 3 HCl प्लस HNO3, इस मिश्रण को हम बोलेंगे एक्वेरेजिया या अम्लराज। आप याद रखिएगा। और दोस्तों आपको एक सूत्र और याद रखना, नौसादर। नौसादर का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 अमोनिया होती है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? तो फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज, SO4 का होल थ्राइज 24H2O, 24H2O। तो फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? 24 अणु होते हैं। याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? चौसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? दोस्तों चौसा का युद्ध जो लड़ा गया वो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में जीत किसकी होती है? शेरशाह की जीत होती है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद है। और भारत में जो रुपया है, रुपये का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में रुपये का प्रचलन शेरशाह द्वारा किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में, ये भी आप याद रखिएगा। हुमायूं की बात करूं दोस्तों, मुगल वंश का दूसरा राजा हुमायूं। और हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा लिखा गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा, गुलबदन बेगम। क्लियर है दोस्तों? ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हुमायूं जो है इसने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। और इसी नगर में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा है नई दिल्ली में, इसे आप याद रखिएगा। और ये हुमायूं का जो मकबरा है ये मुगल काल की पहली बिल्डिंग थी जिसमें 2 गुंबद थे, आप याद रखिएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? हम्पी महोत्सव कहाँ पर होता है? दोस्तों हम्पी महोत्सव होता है कर्नाटक में। हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य के अवशेष देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो हम्पी महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। दोस्तों कर्नाटक में कंबाला एक त्योहार है, कंबाला, ये भी आप याद रखना। कंबाला भैंसा दौड़ होती है, धान के खेतों में ये करवाई जाती है। तो कंबाला खेल है एक्चुअल में, ये कहाँ का है? आपका कर्नाटक का। एक आप याद रखिएगा करगा महोत्सव। करगा महोत्सव कहाँ होता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में नागा हब्बा, नागा हब्बा त्यौहार भी मनाया गया है अभी। कर्नाटक का ही त्यौहार है नागा हब्बा, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि कर्नाटक में कौन सा त्यौहार है जो 12 सालों में एक बार मनाया जाता है? महामस्तक अभिषेक। महामस्तक अभिषेक, महामस्तक अभिषेक ये जैन धर्म का त्यौहार है। और ये कर्नाटक में मनाया जाता है 12 सालों में एक बार। धर्म जरूर याद रखना कि महामस्तक अभिषेक किस धर्म का त्यौहार है? जैन धर्म का त्यौहार है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों कर्नाटक जो है इसका नया साल क्या कहलाता है? उगादी। कर्नाटक का नया साल उगादी कहलाता है, ये भी आप याद रखना। कर्नाटक के कुछ डांस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। यक्षगान बहुत आता है एग्जाम में, यक्षगान। ढोलू कुनीथा, ढोलू कुनीथा कहाँ का नृत्य है? ढोलू कुनीथा कर्नाटक का है। आप याद ना भूता कोला, भूता कोला कहाँ का है? कर्नाटक का। और दोस्तों आपको याद रखना है यक्षगान, ढोलक, बीरागासे, बीरागासे डांस कहाँ का है? तो कर्नाटक का ही डांस है बीरागासे। एक आपका बायलता, बायलता कहाँ का है? दोस्तों बायलता भी कर्नाटक का डांस है, बायलता, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हम्पी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भारत में कर्नाटक में होती है। और कर्नाटक में कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार कौन था? यशवंत सिन्हा। 2022 में जो विपक्ष का उम्मीदवार है वो यशवंत सिन्हा है। यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले थे। और द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति, और ये इनको जो वोट मिले वो मिले थे आपके 64%। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंधित हैं, संथाल जनजाति। और इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। उड़ीसा का जिला है मयूरभंज, यहाँ पे जन्म हुआ था द्रौपदी मुर्मू का, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्यक्ति भाग लेना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष कम से कम होती है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और भारत में एक चीज़ याद रखिएगा कि कौन सा राष्ट्रपति से अजातशत्रु कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अजातशत्रु कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ ने किसको राष्ट्रपति चुनाव में हराया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हराया था? तो मार्गरेट एल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता है।
तो मार्गरेट एल्बा जरूर नाम याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारत में जो विपक्ष का उम्मीदवार था वो कौन था, मार्गरेट एल्बा थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है? दोस्तों मैथेनोइक अम्ल का सूत्र आपसे पूछा गया था HCOOH। मैथेनोइक अम्ल का सूत्र है HCOOH। फार्मिक अम्ल को ही मैथेनोइक अम्ल कहा जाता है। बिच्छू, चींटी, ततैया, बिर इन आदि के काटने पर जो अम्ल चढ़ता है वो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आया था मैथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल को ही मैथेनोइक अम्ल कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सिरके का अम्ल कौन सा है, सिरके का अम्ल है एसिटिक अम्ल। सिरके का अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। CH3COOH सिरका, ये भी आप याद रखें। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों सेब में अम्ल होता है आपका मैलिक अम्ल, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। पालक में कौन सा होता है? पालक में होता है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। टमाटर में भी ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो मैथेनोइक अम्ल जरूर याद रखना, इसका सूत्र क्या है HCOOH। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, मकर संक्रांति पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों भारत में मकर संक्रांति पर्व जो होता है ये 14 या 15 जनवरी को होता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति अलग अलग रूप में मनाई जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें ऊपर सबसे पहले लिखा गया आपका शिशुर संक्रांत जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। माघी बिहू असम में मनाया जाता है। मकर संक्रांति बिहार और झारखंड। खिचड़ी में ये मेला भी लगता है उत्तर प्रदेश में, और ये गोरखपुर में लगता है खिचड़ी मेला। पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल। मकर संक्रांति उड़ीसा। पेड्डा पोंडुआ यह है आपका आंध्र प्रदेश। और इसके बाद में यह है आपका लोहड़ी हरियाणा पंजाब हिमाचल में। उत्तरायण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरायण कहाँ मनाया जाता है, ये बहुत आता है एग्जाम में। तो गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मकर संक्रांति होती है। और आपका बचता है नीचे ये दो बहुत आते हैं, एक तो ये आएगा मकर विलक्कू। किस राज्य में मकर संक्रांति को मकर विलक्कू कहा जाता है? केरल। और पोंगल। और दोस्तों जब पोंगल होता है ना तो एक त्योहार आप याद रखना, खेल जल्लीकट्टू। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाएगा तो यहाँ पे एक खेल होगा जल्लीकट्टू। तो ये सारे आपके मकर संक्रांति को अलग अलग रूप में मनाए जाने वाले क्षेत्र हैं, ये आप याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया आपसे, तो 14 जनवरी या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक कहाँ आयोजित किए गए? दोस्तों 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक जो खेल हुए थे वो थे बीजिंग में। चीन की राजधानी है बीजिंग। दोस्तों चीन की एक मुद्रा याद रखिएगा, रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है? चीन की, ये भी आप याद रखें। और यहाँ पे युआन भी चलता है, युआन। ठीक है, और आपसे एक मरुस्थल इसका पूछता है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? तो चीन में है। चीन जो है अब भारत इसको पीछे छोड़ चुका है आबादी के मामले में। तो सबसे ज़्यादा आबादी जो यूनाइटेड नेशन जनगणना कोष है उसके हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। ठीक है, चीन अब पीछे आ चुका है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और चीन के बीच कौन सी नियंत्रण सीमा है? दोस्तों भारत और चीन के बीच की जो नियंत्रण सीमा इसको बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो हमारी मतलब रेखा है अंतर्राष्ट्रीय वो होती है मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। और नियंत्रण रेखा क्या कहलाती है? LAC, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में शामिल किए गए थे? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन ये इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ, और व्यापक संविधान संशोधन होने के कारण इसे क्या कहा गया? मिनी संविधान कहा गया। तो मिनी संविधान जो हम जिसको बोलते हैं वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर क्या हुआ कि हमने कमेटी बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A तथा अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो हमसे पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? USSR से मौलिक कर्तव्य लिए हैं, सोवियत संघ जिसको कहा जाता है वहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 51A में जो था अनुच्छेद जो 51A उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। क्लियर? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये कमेटी बहुत आती है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट आपका प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की श्रृंखला क्या कहलाती है? दोस्तों प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं की श्रृंखला को फूड चेन कहा जाता है। फूड चेन यहाँ आप देख सकते हैं, फूड चेन क्या होती है आपकी? तो ये पूरा देखो किस तरह से
एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। फूड चेन का मतलब है दोस्तों जीव एक दूसरे के ऊपर जो भोज्य आश्रित होते हैं वो श्रृंखला आपकी फूड चेन कहलाती है। और आपको एक चीज़ याद रखना, जब खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा की हानि भी होती रहती है, इसे लिंडमैन का नियम कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि लिंडमैन के नियम के अनुसार ऊर्जा की कितनी हानि होती है, तो वह आपका 10% की हानि हर टॉपिक स्तर में आपकी देखी जाती है। लिंडमैन का नियम है ये आपका। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी आप याद रखना। और विशाखापत्तनम को पूर्वी तट का गहना कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि विशाखापत्तनम को क्या कहा गया? पूर्वी तट का गहना, ज्वेल ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट किसे कहा गया? विशाखापत्तनम को कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का नदी बंदरगाह कौन सा है? भारत का नदी बंदरगाह कौन सा है? हुगली नदी पर है, कलकत्ता में। तो आप याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये कलकत्ता में है और इसे भारत का नदी बंदरगाह कहा जाता है। श्यामा मुखर्जी पोर्ट, कलकत्ता। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों कांडला। भारत का ज्वारीय बंदरगाह जो है वो कांडला है। कांडला गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में है, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत के किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर कहा जाता है? तो भारत में डायमंड हार्बर कहा गया है कोलकाता हवाई अड्डे, कोलकाता जल अड्डे को। जो हमारा कोलकाता बंदरगाह है उसका क्या बोलते हैं? डायमंड हार्बर। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापत्तनम, ये भी आप याद रखें। अच्छा, इसका नाम किसके नाम पर है? गंगावरम। गंगावरम पोर्ट बोलते हैं वैसे इसको एक्चुअल में। कभी क्वेश्चन आए अगर विशाखापत्तनम ना हो तो गंगावरम पोर्ट भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर पहला राज्य था जो गठित किया गया था, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? मौर्य काल की राजधानी क्या थी? दोस्तों मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र जो थी इस मतलब मौर्य काल जो था उसमें वो 4 केंद्र मेनली थे, 4-5 केंद्र थे। एक तो पाटलिपुत्र था, उज्जैनी था आपका, उज्जैनी, तोसली था, तोसली के बाद में आपका, और एक था आपका सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी ये भी मौर्य काल के अंतर्गत एक केंद्र था, और एक था आपका तक्षशिला। तो आपको जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो आपका टिक कर सकते थे। तो आपका वैसे सही जवाब पाटलिपुत्र है कि मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और दोस्तों पाटलिपुत्र जो है इसका वर्तमान नाम क्या है? पटना। पटना इसका वर्तमान नाम है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? सामा चकेवा। दोस्तों सामा चकेवा किस राज्य का नृत्य है? तो बिहार का नृत्य है सामा चकेवा, ये आपसे पूछा गया था तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों बिहार का एक डांस बहुत आता है जटा जटिन, और एक आपसे पूछेगा विदेशिया। तो विदेशिया डांस कहाँ किया जाता है? बिहार में। और जटा जटिन कहाँ किया जाता है? बिहार में जटा जटिन किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों बिहार में एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बिहार में एक जगह है बोध गया। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में बराबर की गुफाएं भी हैं। बराबर की गुफा कहाँ पर है? दोस्तों बिहार में बराबर की गुफाएं भी हैं, ये भी आप याद रखना। और बिहार में एक पेंटिंग बनती है जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मधुबनी पेंटिंग संबंधित है बिहार से। और बिहार जो है इसके राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। और बिहार का मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ये भी आप याद रखना। नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आप सारे बिंदु आप याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना में सबसे कम पढ़ी लिखी आबादी कहाँ रहती है? बिहार में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था आपसे। तो ये लवलीना बोरगोहेन का संबंध है आपका बॉक्सिंग से। लवलीना बोरगोहेन का संबंध बॉक्सिंग से, ये भी आप याद रखना, पूछा जाता है आपसे। दोस्तों आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक खिलाड़ी है भारत में अचंता शरत कमल। अचंता शरत कमल ये काफ़ी न्यूज़ में है आजकल। तो अचंता शरत कमल किस खेल से संबंधित है? तो अचंता शरत कमल टेबल टेनिस करता है। टेबल टेनिस से संबंधित है अचंता शरत कमल, इसको रट लेना, आपसे पूछा जा सकता है। और एक मनिका बत्रा, मनिका बत्रा ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में जो मतलब कॉमनवेल्थ खेल हुए थे अभी 2022 में बर्मिंघम में हुए थे कॉमनवेल्थ खेल, तो कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का ध्वजवाहक कौन था? ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक तो कॉमनवेल्थ खेल जो अभी हुए कॉमनवेल्थ खेल, इसमें मतलब 2 ध्वजभाग होते हैं। देखो अगर मैं बात करूं उद्घाटन की दोस्तों उद्घाटन में 2 लोग थे, एक पीबी सिंधु और दूसरे कौन से थे आपके? मनप्रीत सिंह। तो पीबी सिंधु और मनप्रीत सिंह जो थे ये कॉमनवेल्थ खेलों में ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में।
ठीक है। और जब समापन समारोह हुआ तो समापन समारोह में कौन थे, तो ये तो उद्घाटन को आपको याद रखना है। समापन समारोह की बात करूं तो समापन समारोह में जो ध्वज वाहक थे वो दो थे आपके दोस्तों। एक थे आपकी निखत जरीन जो कि बॉक्सर है इंडिया की, और दूसरे थे आपके अचंता शरत कमल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्हें 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है। तो समापन समारोह में थे आपके अचंता शरत कमल और निखत जरीन, ये दोनों ध्वजवाहक आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, नुआखाई ज्वार किस राज्य का फसल त्योहार है। दोस्तों नुआखाई ज्वार उड़ीसा का त्यौहार है, और उड़ीसा में राजा परवा त्यौहार भी आपको याद करके जाना है कि राजा परवा कहाँ होता है, उड़ीसा में। और एक है आपका बाली जात्रा भी बहुत आता है एग्जाम में, तो बाली जात्रा भी उड़ीसा का त्यौहार है। और एक आप याद रख के जाइएगा धानु जात्रा, ठाकुरानी जात्रा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ठाकुरानी जात्रा भी कहाँ का त्यौहार है, उड़ीसा का त्यौहार है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों उड़ीसा का नया साल क्या कहलाता है, पाना संक्रांति। उड़ीसा का नया साल पाना संक्रांति कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है आपका उड़ीसा में। और एक है आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये भी उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों उड़ीसा का एक नाम क्या है, उड़ीसा को उत्कल भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि किस राज्य को उत्कल कहा गया, तो उड़ीसा को उत्कल कहा गया, ये भी आप याद रखें। और उड़ीसा में बादाम पहाड़ की खान भी है। बादाम पहाड़ की खान क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों बादाम पहाड़ की खान प्रसिद्ध है आपकी हेमेटाइट के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। और उड़ीसा में एक द्वीप है आपका व्हीलर द्वीप। दोस्तों व्हीलर द्वीप का दूसरा नाम क्या है, दोस्तों व्हीलर द्वीप का दूसरा नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। जो हमारे मिसाइल मैन थे उनके नाम पर इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और अभी जो हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है आपका, हॉकी विश्व कप, वो भी कहाँ पे हो रहा है आपका, उड़ीसा में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है। दोस्तों राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है। सही जवाब आपका विधान परिषद। दोस्तों भारत के कितने राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, तो 6 राज्य है। यूपी है, महाराष्ट्र है, उसके बाद में तेलंगाना है, यूपी महाराष्ट्र तेलंगाना, कर्नाटक बिहार और एक है आपका कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो भारत के 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किसी राज्य की विधान परिषद की न्यूनतम संख्या अपवादों को छोड़कर कितनी हो सकती है, 40। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होना जरूरी है, कम से कम 30 वर्ष की 30 वर्ष की आयु, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों आगा खां कप जो होता है ये हॉकी में होता है। आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन, मतलब आपका सही जवाब होगा हॉकी। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में मैच की अवधि कितनी होती है, तो 60 मिनट का खेल होता है हॉकी का, ये भी आप याद रखें। और हॉकी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, हॉकी की लंबाई 105 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। तो 105 सेंटीमीटर लंबाई होती है हॉकी की, ये भी आप याद रखें। और वजन पूछे हॉकी का तो 737 ग्राम होता है। हॉकी का वजन 737 ग्राम होता है, ये भी आप याद रखें। अच्छा अगर आपसे पूछे हॉकी के मैदान की माप कितनी होती है, दोस्तों हॉकी का मैदान जो होता है वो लंबाई में होता है आपका 91.4 उसकी लंबाई होती है। अगर चौड़ाई की बात करूं दोस्तों, हॉकी में जो चौड़ाई होती है आपकी लगभग 65 मीटर, 65 नहीं 55 मीटर हॉकी में चौड़ाई होती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत की हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक जो हॉकी स्वर्ण था वो कब जीता था, तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक जो हुए थे उसमें भारत की हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण जीता था, ये भी आप याद रखिएगा। और हॉकी का जादूगर कौन है, ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है, गोल, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछा गया, मृत सागर कौन से 2 देशों के बीच स्थित है। दोस्तों मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। यहाँ पे आप जूम करके थोड़ा देख सकते हैं, ये आपका इजराइल है लेफ्ट में, पश्चिम में इजराइल है और पूरब में आपका जॉर्डन है, यह आपका डेड सी। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न की ओर क्या पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। दोस्तों 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिकार यानी कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 1986 में लाया गया था। और इसमें संशोधन करते हुए 2019 में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया 2019 में। और ये लागू कब हुआ था, 2019 वाला 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, लेकिन सबसे पहली बार 1986 में लाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहला फारसी अखबार
भारत में पहला फारसी अखबार मिरातुल अखबार किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भारत में पहला फारसी अखबार मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था 1822 में। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। आत्मीय सभा, और आत्मीय सभा ही आगे चलकर 1828 में क्या बना था? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी कलकत्ता में? वो की थी राजा राम मोहन राय ने। ये भी आप याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय जो है इन्हें राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर द्वितीय ने। अकबर सेकंड के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? तो मिरातुल अखबार याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये अकबर के टाइम में भारत में आई थी, सम्राट अकबर के काल में भारत में आई थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है? दोस्तों हीरक जयंती जो होती है आपकी वो होती है 60 वर्ष के, 50 वर्ष पे स्वर्ण जयंती, 25 पे सिल्वर जयंती, और यह आपका प्लेटिनम 70 साल की जयंती प्लेटिनम कहलाती है। तो दोस्तों ये थे आज के जो एनालिसिस था वो प्रश्न। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे साथ बने रहिएगा और मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।